कल्याणी जी की जिंदगी सदियों पुरानी तन्हाई और त्याग की कहानी है। पति के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके दो बेटे और बहुएं उनके जीवन में दूरी और समझ की कमी लेकर आए। घर के भीतर रिश्तों की जटिलताएं, बेटों और बहुओं की अपेक्षाएं और मोहल्ले की बातें सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन समय ने उन्हें ये सिखाया कि अपने लिए जीना भी कोई अपराध नहीं। यही संघर्ष और उनकी हिम्मत इस कहानी की नींव है, जिसमें वो अपने अकेलेपन, समाज की दृष्टि और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाती हैं। ये कहानी रजनी के उस फोन कॉल से शुरू होती है जब उसने अपनी माँ से बात की। रजनी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उधर से माँ की तीखी आवाज आई, जिसमें उसके ससुराल, खास तौर पर उसकी सास कल्याणी जी के कारनामों का जिक्र था। माँ ने कहा कि ससुर को गुजरे अभी 2 साल भी नहीं हुए और कल्याणी जी ने शर्म लिहाज जैसे ताक पर रख दिया है। रजनी और सुमित तो दिल्ली की हवा खा रहे हैं और इधर कल्याणी जी सलवार सूट पहनकर शहर में इतराती फिरती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डाल रही हैं, मानो उनका चाल चलन ही बिगड़ गया हो। माँ ने बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहावत दोहराते हुए कहा कि वे बेलगाम हो गई हैं। ये सब बातें मोहल्ले वालों से होती हुई उनकी सहेली के जरिए रजनी की माँ तक पहुँची थी, जिन्हें सुनकर रजनी को गहरा झटका लगा। माँ ने आगे बताया कि कल्याणी जी हर दूसरे तीसरे दिन कबीर नाम के किसी आदमी के साथ रेस्टोरेंट या पार्क में देखी जाती हैं, जिससे उनकी बदनामी हो रही है। अंत में माँ ने सुमित से बात कर अपनी सास को समझाने का दबाव डालते हुए फोन पटक दिया। कमरे में सन्नाटा पसरा था और रजनी गुस्से और उलझन में घिरी हुई थी। शाम को सुमित के घर लौटते ही मानो तूफान फूट पड़ा। रजनी ने तीखे स्वर में पूछा कि उसकी माँ आखिर चाहती क्या है, इस उम्र में फैशन क्यों कर रही हैं, वो भी तब जब उनके पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसने मोबाइल पर तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि कल्याणी जी किसी आदमी के साथ घूमती फिरती हैं। ये सुनकर सुमित की आंखें फैल गईं। रजनी ने अपनी मम्मी का हवाला देते हुए कहा कि पिताजी की आत्मा पर क्या बीतती होगी ये सब देखकर, और क्या एक विधवा महिला को ऐसा व्यवहार शोभा देता है। सुमित स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ लोगों के बीच मजाक का विषय बन रही हैं। कुछ देर खामोशी के बाद उसने छोटे भाई अर्जुन को फोन किया और कहा कि उन्हें अगले ही दिन सुबह माँ के पास जाना होगा। अर्जुन के पूछने पर सुमित ने बस इतना कहा कि मिलकर ही सब कुछ बताएगा। अगली सुबह दोनों भाई अपनी पत्नियों रजनी और रश्मि के साथ माँ के घर के लिए रवाना हुए और शाम को जब पहुँचे तो कल्याणी जी ने दरवाजा खोला। बेटों और बहुओं को अचानक सामने देखकर उनके चेहरे पर हैरानी के साथ वात्सल्य भरी खुशी झलक उठी। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा कि सब खैरियत तो है, लेकिन सुमित ने बर्फ सा ठंडा लहजा अपनाते हुए तल्खी से कहा कि क्या अब अपने ही घर आने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। स्थिति संभालते हुए कल्याणी जी बोली कि ऐसा कुछ नहीं, बस पता होता तो सबकी पसंद का कुछ बना लेती। अंदर आकर सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए, जहां कल्याणी जी ने बताया कि वो सबको देखने के लिए तरस जाती हैं। तभी अर्जुन ने तंग भरे स्वर में कहा कि माँ आजकल काफी ज्यादा बिजी हो गई हैं। इस पर कल्याणी जी ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि अब अकेले सफर करने का मन नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने आप को कुछ कामों में लगा लिया है। कल्याणी जी चाय नाश्ता लाने रसोई की ओर बढ़ीं और जब रजनी व रश्मि मदद के लिए उठी तो उन्होंने प्यार से मना कर दिया। ड्राइंग रूम में ऊपर से शांति थी, लेकिन भीतर सभी के मन में हलचल चल रही थी। तभी चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर जैसे ही कल्याणी जी रसोई से बाहर आईं, दरवाजे की घंटी बज उठी। बाहर कबीर जी खड़े थे, सलीके से पहने कपड़े, शालीन मुस्कान और हाथ में कल्याणी जी की दवाइयों का पैकेट। उन्होंने आते ही दवाइयां थमाई और कल्याणी जी ने उन्हें चाय के लिए भीतर बुला लिया। तला भुना भले ही उन्होंने मना किया, पर 1 कप चाय के लिए रुक गए। ड्राइंग रूम में कबीर जी को देखकर सुमित और अर्जुन असहज हो उठे। कल्याणी जी ने परिचय कराते हुए बताया कि कबीर जी उनके पड़ोसी हैं और उनके आधे से ज्यादा काम संभाल देते हैं। कबीर जी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और बताया कि वे पास ही की बिल्डिंग में रहते हैं और सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं। कबीर जी ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए बताया कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वे भी कल्याणी जी की तरह अकेले ही हैं। लेकिन ये सुनते ही सुमित का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने तल्खी से बीच में टोका, अच्छा तो कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए उठकर यहाँ चले आते हैं, है ना।
कमरे में सन्नाटा छा गया और कल्याणी जी की आंखें गुस्से से भर उठीं। उन्होंने ऊंची आवाज में सुमित को डांटते हुए कहा कि किसी से बात करने का ये तरीका नहीं होता, जबकि अर्जुन ने ताव में जवाब दिया कि वे सब समझ चुके हैं और उन्हें अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं। सुमित ने यहाँ तक कह दिया कि कबीर जी अभी तुरंत घर से चले जाएं। कल्याणी जी का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे इतने कठोर क्यों हो रहे हैं। तनाव हवा में तैर रहा था। तभी कबीर जी ने संयत स्वर में कहा कि अब उन्हें निकल जाना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से परिवार में कोई तकरार हो। कबीर जी जाते जाते सुमित और अर्जुन की ओर मुड़े और शांत स्वर में बोले, बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। बस इतना कहूंगा कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना हमेशा बेहतर होता है। ये कहकर वे बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही सुमित ने गुस्से में माँ की ओर देखा और कहा कि आज पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति उसे सुनाकर चला गया। आखिर क्यों उन्होंने उस अनजान आदमी से इतना मेलजोल रखा है? कल्याणी जी का चेहरा अपमान और दुख से सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके कानों में ये जहर किसने घोला है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं। तभी रजनी ने अवसर भुनाते हुए कहा कि फिर वे ही इस रात से पर्दा उठा दें। वे सब इसी बात की सच्चाई जानने आए हैं। कल्याणी जी ने थके हुए स्वर में कहा कि फिलहाल उनका कुछ भी कहने का मन नहीं है। पहले वे खाना बना कर लेंगी, फिर बाद में बात होगी। कल्याणी जी भारी कदमों और तेज धड़कते दिल के साथ रसोई की ओर बढ़ीं। आंसू लगातार बह रहे थे और उन्हें सबसे अधिक चोट इस बात की थी कि उनके अपने ही बच्चे उनके चरित्र का हिसाब मांग रहे थे। खुद को संभालकर जैसे ही वे चाय के कप लेने दोबारा ड्राइंग रूम की ओर लौटी, तभी बगल के कमरे से आती रजनी और रश्मि की फुसफुसाहट ने उनके कदमों को वहीं जड़ कर दिया। रजनी कह रही थी, देखा रश्मि, कैसे रंग ढंग बदल गए हैं सासू माँ के। कल मम्मी ने फोन पर बताया तो मैं तो सुनकर दंग रह गई थी, और आज अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे हंस हंस कर उस आदमी से बतिया रही थी, और जैसे ही चोरी पकड़ी गई आंसू बहाने का नाटक शुरू कर दिया। रश्मि ने भी सहमति जताते हुए कहा कि अब माँ जी को जवाब देना ही पड़ेगा और वे उन्हें यूं ही छोड़ने वाली नहीं। ये सुनकर कल्याणी जी का दिल धड़कना मानो रुक सा गया। किसी तरह खुद को संभालकर वे चुपचाप वापस रसोई में लौट गईं। लगभग 2 घंटे बाद खाना तैयार हो गया। मेज पर सब कुछ सलीके से सजा था, लेकिन माहौल में बल्ब जैसी चुप्पी पसरी हुई थी और कोई किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। रजनी और रश्मि आपस में इशारे कर रही थीं और रजनी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। खाना खत्म होते ही सुमित ने फिर बात छेड़ दी। उसकी आवाज में गुस्सा और तल्खी थी। वो पूछ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन है, और ये सब देखकर उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इस बार कल्याणी जी के चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट, सिर्फ एक तंज भरी शांत मुस्कान थी। वो खड़ी हुई और बोली, रिश्ता? हाँ, है रिश्ता, पर शायद वो रिश्ता तुम्हारी सोच से परे है सुमित, तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। रजनी ने ताली बजाते हुए कटाक्ष किया कि वो तो सच्चाई की मूरत हैं, भजन कीर्तन की उम्र में मोहब्बत की किताब खोलकर बैठ गई हैं। रश्मि भी जोश में आकर बोली कि अब साफ साफ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी इस घर की हिस्सेदार है। कल्याणी जी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में वर्षों का दबा हुआ आत्मसम्मान और दर्द फूट रहा था। उन्होंने पूछा कि जब उनके ससुर का देहांत हुआ था, तब क्या बहुओं में से कोई उनके पास बैठा था? क्या किसी ने कभी महसूस किया है कि अकेलापन कितना कचोटता है? उन्होंने आगे पूछा कि पिछले 2 साल में उनमें से कितनों ने उनका हालचाल पूछा। सुमित और अर्जुन एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कल्याणी जी ने नम आंखों से बेटों की ओर देखा और कहा, सुमित, अर्जुन, मुझे लगा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम दोनों में से कोई तो कहेगा, माँ, हमारे साथ चलो। कल्याणी जी ने बताया कि उस समय उनका मन लगातार उलझा रहता था। वो सोचती थी कि अगर बड़े बेटे के साथ चलने को हाँ कहेंगी तो छोटा बेटा बुरा मान जाएगा, और अगर छोटे के साथ जाती तो सुमित को लगता कि माँ ने उससे दूरी बना ली। उन्होंने कड़वे दर्द के साथ कहा, पर जानते हो असली हैरानी कब हुई?
तब जब अपने शहर लौटने से एक दिन पहले तुम सब ने अपने अपने बैग पैक कर लिए थे और मुझसे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि माँ आप अकेली कैसे रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। किसी ने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मानो मैं घर का कोई सामान थी जिसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। उन्होंने सुमित को ये भी याद दिलाया कि जब मामा जी ने उनसे माँ की जिम्मेदारी लेने को कहा था तब दोनों भाई ऐसे खामोश हो गए थे जैसे सांप सूंघ गया हो। ये सुनकर रजनी की सांसें तेज हो गईं। कल्याणी जी ने रजनी की ओर सीधे देखते हुए कहा, क्यों रजनी बहू, तुम्हें तो सब याद होगा। तुमने ही सुमित से साफ कहा था अपनी माँ को घर लाने का सोचना भी मत। मुझे अपनी जिंदगी में प्राइवेसी चाहिए, आजादी चाहिए और माँ जी के रहते ये मुमकिन नहीं। वैसे भी आपकी माँ अभी ठीक ठाक हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। रजनी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। फिर कल्याणी जी रश्मि की ओर मुड़ी और बोली, और तुम रश्मि बहू, याद है तुमने कहा था हमारा तो 2 कमरे का छोटा सा मकान है, उसमें माँ जी रहेंगी या हम। रश्मि ने सफाई देने की कोशिश की कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है और उनका कोई बेटा नहीं है। इस पर कल्याणी जी ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी माँ का कोई बेटा नहीं है, फिर भी उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मैं 2 बेटों के होते हुए भी बेसहारा रह गई। कल्याणी जी ने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखा और फिर धीमे से बोली, उस वक्त जब तुम सब मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, तुमने कहा था माँ अपना ख्याल रखना, आपको जब हमारी जरूरत होगी हम आ जाएंगे। उस बात पर मुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ था, पर कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे इतनी जल्दी बदल जाएंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, बहुएं तो पराए घर की बेटियां हैं, उनसे क्या शिकायत करूं, लेकिन तुम दोनों, तुम तो मेरे अपने थे, मेरी कोख से जन्मे वो बेटे जिनके लिए मैंने न जाने कितने सपने अपनी ही आंखों में दफन कर दिए। यह कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई और वे रो पड़ी। उन्होंने सुमित को याद दिलाया कि उसके दाखिले के लिए उन्होंने अपने शादी के कंगन तक बेच दिए थे और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद की कितनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी थीं। यह सुनकर सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। कल्याणी जी की आवाज में दशकों का दर्द उतर आया था। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि जब बुढ़ापे की लाठी कमजोर पड़ेगी तो मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी आज वही मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे उसके लिए उन्होंने उसके पापा से तक लड़ाई की थी, समाज और रिश्तेदारों के ताने सहे थे, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन रश्मि के साथ खुश रह सके। उन्होंने कहा, मुझे लगा था मेरा बेटा जहाँ खुश है वहीं मेरा जहान है, और आज देखो मेरे बच्चों, तुम सब मिलकर उसी माँ के नाम पर शक और बदनामी की कालिख पूत रहे हो। उन्होंने गहरी पीड़ा के साथ आगे कहा कि उन्होंने कभी किसी से ताना नहीं मारा, क्योंकि माँ होना एक तपस्या है। उन्होंने अकेले रहकर खुद को यही समझाया कि बच्चे व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाते। सुमित का गुस्सा और अपराध बोध अभी भी उफान पर था। वो झटके से उठकर तल्खी से बोला, माँ, हम मानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको अपनी मनमर्जी करने का लाइसेंस मिल गया है। कल्याणी जी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए लोहे जैसी दृढ़ आवाज में कहा, जवाब चाहिए तुम्हें सुमित? तो सुनो, याद है वो दिन जब मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी? मैंने तुम दोनों को फोन किया था और तुम दोनों का एक ही जवाब था, माँ अभी बहुत काम है, समय मिलते ही आते हैं और आपको अपने साथ ले जाकर अच्छा इलाज करवाते हैं। ले जाना तो बहुत दूर की बात थी, तुमने दोबारा फोन करके मेरा हाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। कल्याणी जी ने अपने अकेलेपन के दर्द को उजागर करते हुए बताया कि उनकी हालत एक समय ऐसी हो गई थी कि वे बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहीं। खाना बनाना तो दूर, पानी तक पीने की ताकत नहीं थी। उसी दौरान पड़ोस की शारदा उन्हें अस्पताल ले गईं, जहां वे अनजान बिस्तर पर अकेली दर्द से कराहती रहीं। सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। अस्पताल में उन्हें एनजीओ के लोग रोज मुफ्त खाना देते थे, जिनमें कबीर जी भी शामिल थे। उनके नेक स्वभाव और करुणा ने उन्हें हिम्मत दी और तभी उन्होंने तय किया कि घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि बची हुई जिंदगी किसी सार्थक काम में लगाई जाए। ठीक होते ही वे उसी एनजीओ से जुड़ गईं। वहीं उन्होंने दोबारा जीना सीखा और कबीर जी उसी एनजीओ के सदस्य होने के साथ उनके पड़ोसी भी हैं।
अर्जुन का गुस्सा और भड़क गया। वो लगभग चीख पड़ा। तो क्या हो गया अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रोज रोज हमारे घर में चले आए। आपको अंदाज भी है माँ कि मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। हमारी इज्जत का मजाक बन रहा है। और आप ये कौन से नए शौक पाल लिए हैं? सलवार कुर्ता पहनना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना, क्या ये सब इस उम्र में आपको शोभा देता है? कल्याणी जी ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में न दर्द था न शिकायत, सिर्फ एक विडंबनापूर्ण शांत मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं सलवार कुर्ता पहनती हूँ क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलकर भागदौड़ करती हूँ तो इन कपड़ों में मुझे साड़ी से कहीं ज्यादा सहूलियत मिलती है। कल्याणी जी ने आगे कहा, और सोशल मीडिया की बात करें तो हाँ, मैं तस्वीरें शेयर करती हूँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर उस एनजीओ के कार्यक्रमों की होती हैं जहाँ मैं काम करती हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस नेक काम से जुड़ें। हाँ, कभी कभार अपनी तस्वीर भी डाल देती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या मेरी दोनों बहुएं ये सब नहीं करती? रजनी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए ताना मारा। माँ जी, उम्र हो गई है आपकी, कम से कम उसका तो लिहाज कीजिए। कल्याणी जी ने अपनी तीक्ष्ण नजरें रजनी पर गड़ा दी और दृढ़ स्वर में कहा, उम्र तो मेरी तब भी थी रजनी, जब मुझे इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। उम्र तो तब भी थी जब मैं बीमारी और लाचारी में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उस वक्त तुम में से किसी को मेरी उम्र का ख्याल तक नहीं आया। कल्याणी जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अब जब मैंने अपने दम पर जीना शुरू कर दिया है तो अचानक मेरी उम्र तुम्हें दिखाई देने लगी। उन्होंने कबीर जी के बारे में स्पष्ट किया कि वो उन्हें अपनी गाड़ी में एनजीओ के दफ्तर तक छोड़ देते हैं और वापसी में भी वे अक्सर उनके साथ आती हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। उन्होंने आगे कहा, और लोगों का क्या है? उन्हें तो बातें बनाने की आदत है। वो तो उस औरत पर भी उंगलियां उठाते हैं जो अपने घर की चौखट तक नहीं लांघती। इस पर सुमित ने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, माँ, आप अपनी बातों से हमें भले ही गलत ठहरा दें, लेकिन सच तो यही है कि आपकी ये हरकतें और उस आदमी से आपका मेल जोल हमें शर्मिंदा कर रहा है। कल्याणी जी की आवाज शांत थी। उन्होंने कहा, शर्मिंदगी किस बात की बेटा? कबीर जी मेरे एक अच्छे मित्र हैं बस। हाँ, वो एक पुरुष हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक अकेली औरत किसी पुरुष से बात भी नहीं कर सकती? क्या उसका हंसना, जीना, घर से बाहर निकलना कोई अपराध है? अगर मैं और कबीर जी एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने तुलना करते हुए आगे कहा, तुम्हारी पत्नियां भी तो ऑफिस जाती हैं, वहाँ भी तो गैर मर्द होते होंगे जिनके साथ मीटिंग्स और कॉर्पोरेट डिनर होते होंगे और हंसी मजाक, बातचीत सब होता होगा, है ना? तो फिर सिर्फ मेरे बाहर निकलने और किसी से बात करने पर तुम्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है? रजनी और रश्मि का चेहरा अपमान से लाल हो गया। रजनी गुस्से से तमतमाते हुए बोली, माँ जी, ये आप क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं? रश्मि भी बिथर पड़ी, ये तो आप हमें ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कल्याणी जी की आंखें शांत थीं। उन्होंने कहा, क्यों बहू, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो तुम लोग मेरे ही सोच रहे थे। जिन मापदंडों का इस्तेमाल करके तुम मेरी मर्यादा तय कर रहे हो, मैं बस उन्हीं मापदंडों पर तुम्हारे चरित्र को तौल रही हूँ। मैंने कहा कि कबीर जी मेरे मित्र हैं और तुम सबने मेरे चरित्र को दांव पर लगा दिया, जबकि जब वही मेलजोल तुम लोग करते हो तो वो सिर्फ प्रोफेशनल जरूरत बन जाता है। कल्याणी जी ने कहा कि वो अपनी बहुओं पर गर्व करती हैं और उन्हें भी अपनी इस नई जिंदगी पर थोड़ा गर्व करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने अकेलेपन का दर्द दोहराते हुए कहा, जब मैं अकेले अस्पताल में पड़ी थी तब किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई, और आज जब मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बुनना शुरू किया है तो सबको तकलीफ हो रही है। सुमित ने खुद को संभालते हुए कहा कि वे उनकी चिंता करते हैं, लेकिन कल्याणी जी की हंसी में गहरा व्यंग था। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम लोग मेरी कितनी चिंता करते हो। इसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम फैसला सुनाया। कल्याणी जी ने दृढ़ता से कहा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने अपनी इस नई जिंदगी में एक नई पहचान बनाई है। संस्था के लोग मुझे सम्मान और प्यार देते हैं, और कबीर जी, जिन पर तुम लोग सवाल उठा रहे हो, उन्हीं ने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब मेरे अपने ही मुंह मोड़ चुके थे।
अब मैं घुट घुट कर नहीं बल्कि बेझिझक और बिना किसी शर्त के जीना चाहती हूँ। जैसे मेरी बहुओं को अपनी आजादी प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। उन्होंने दृढ़ नजर से सबको देखते हुए कहा, मैं अब वो कल्याणी नहीं रही जो दिन भर दरवाजे को ताकती रहती थी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगी। कल्याणी जी ने कहा, अब मैं वो इंसान हूँ जो दूसरों के जीवन में खुशियों का दरवाजा खोलती है। तुम लोग मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये तय करने का अधिकार केवल मेरा है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम चारों में से कोई भी मुझे अपने साथ बोझ बनाकर नहीं रखना चाहता। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं संस्था से जुड़कर लोगों की सेवा करती रहूंगी, और जब ये शरीर साथ छोड़ देगा तो उसी संस्था के आश्रम में रहकर अपना बचा खुचा जीवन गुजार लूंगी। इतना कहकर वो शांत कदमों से अपने कमरे की ओर चली गईं। सुमित, अर्जुन, रजनी और रश्मि हक्के बक्के अपनी जगह पर जड़ हो गए। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। सुमित और अर्जुन एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे, लेकिन कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। अगले दिन सुबह की पहली किरणें घर की खिड़कियों से झांक रही थीं, और रात का तनाव अभी भी घर की हवा में तैर रहा था। कल्याणी जी किसी की परवाह किए बिना रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगीं। उनका चेहरा शांत और भाव शून्य था। कुछ ही देर में दोनों बेटे और बहुएं अपना सामान लिए ड्राइंग रूम में आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर हार और बेचैनी साफ झलक रही थी, और वे जाने की तैयारी में थे। कल्याणी जी ने चुपचाप उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सामने कबीर जी खड़े थे। उन्होंने झिझकते हुए बताया कि कल बच्चे बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो चले गए थे, लेकिन आज सोचा कि चलकर उनसे बात कर लें, शायद कुछ गलतफहमियां सुलझ जाएं। उन्होंने ये कहा ही था कि बेटे बहुएं अपने बच्चों के साथ अपना सामान लेकर ड्राइंग रूम से चुपचाप बाहर निकल गए। कल्याणी जी ने एक ठंडी गहरी सांस ली और उन लोगों को देखते हुए बोली, रहने दीजिए कबीर जी, इन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये वही सुनेंगे और वही सोचेंगे जो ये सोचना चाहते हैं। आप अंदर आइए, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर कल्याणी जी रसोई की ओर चली गई और बाहर उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर अपने शहर की ओर वापस चले गए। कहानी का अंत पाठकों से कल्याणी जी के फैसले पर लाए मांगता है। कल्याणी जी ने अपने अकेलेपन और अनुभवों से सीखा कि किसी की सोच और टिप्पणियों से अपनी जिंदगी प्रभावित नहीं होने देनी चाहिए। उन्होंने ये तय किया कि अपनी बचे हुए दिनों को सेवा और स्वतंत्रता में बिताएंगी। बेटे और बहुएं अपनी गलतफहमियों के साथ चले गए, लेकिन कल्याणी जी ने न केवल खुद के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी एक उदाहरण कायम किया कि सच्ची शक्ति और सम्मान आत्मनिर्णय में ही है। ये कहानी पाठकों से सवाल करती है, क्या हम भी अपने जीवन में खुद के लिए निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं?